केमिस्ट्री के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक में पार्ट 8 का जो वीडियो देखा था, उसके अंदर हमारा टॉपिक जो था कुछ बॉर्न हेबर साइकिल देखा था। बॉर्न हेबर साइकिल में क्या होता है कि भाई NaCl है, लेटाइस एंथैल्पी किसी भी आयोनिक कंपाउंड की कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसका सीधा अगर Na और Cl2 को लेके रिएक्शन करवाओगे तो उसको फॉर्मेशन एंथैल्पी बोली जाएगी। लेकिन डिफरेंट स्टेप से अगर आप उसकी एंथैल्पीज को डिवाइड करते हो या तो अलग अलग स्टेप की समेशन करोगे तो भी आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी की जितनी मिलती है, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या फाइंड किया है, फॉर्मेशन एंथैल्पी और लेटाइस एंथैल्पी। ओके, तो अब यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं स्पॉन्टेनिटी। तो ये वर्ड जो आपको बुक के अंदर भी दिख रहा होगा कि स्पॉन्टेनिटी जो दिख रही है आपको वो क्या है और उसको कैसे एक्सप्लेन की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यस, एक मिनट। हाँ, स्पॉन्टेनिटी वो क्या है? अगर हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनिटी ये वर्ड है आपके सामने, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ को सबसे पहले जिक्र किया है। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है दोस्तों, कि भाई हीट जो होती है एब्जॉर्ब होती है और हीट रिमूव होती है। तो ये दो वर्ड है आपके सामने, हीट एब्जॉर्ब होना और हीट रिमूव होना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उसके अकॉर्डिंग वो आपकी जो सिस्टम होती है वो कितना वर्क करती है, और ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, वो दो चीज़ें आपको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के अंदर समझाई थी हमने। और इसके अकॉर्डिंग हम इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये एक फार्मूला थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ था। लेकिन यहाँ पे QW है वो वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और Q का वैल्यू है हीट एब्जॉर्ब और एमिट और रिमूव बाय द सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग Q का वैल्यू फिक्स होगा। चलो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई स्पॉन्टेनिटी क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक मेटल का रॉड है। ओके, ये मेटल का रॉड का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम दूसरा एक मेटल का रॉड ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है इसका थोड़ा सा रॉड हीट हुआ है। अब ये दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब चिपका देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, अगर हमने ये दोनों रॉड्स को ऐसे ऐसे चिपका दिया तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर कंटेनिंग रॉड टू लोअर टेम्परेचर कंटेनिंग रॉड। दोस्तों आपको कुछ करना पड़ा इसके लिए? नहीं करना पड़ा, वो अपने आप हो रहा है, खुद हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी, मतलब खुद रिएक्शन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, अभी तो नहीं होना चाहिए कोरोना के अंदर, लेकिन अगर हो गया तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का मेज़र करने के लिए आजकल तो हम हीट गन यूज़ करते हैं, टेम्परेचर गन, लेकिन वो थर्मोमीटर देते हैं जो हमारी टंग के नीचे रख के उसका जो मर्क्यूरी है वो कितना ऊपर चढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम फ़ारेनहीट मेज़र करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चला
बॉडी का जो टेम्परेचर है और सामने किसका टेम्परेचर है, थर्मोमीटर का टेम्परेचर है, ये दोनों टेम्परेचर पहले सिमिलर थे नहीं थे, लेकिन ये टेम्परेचर लो था और बॉडी का हाई था, तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होके कितना हो गया, बॉडी के टेम्परेचर के जितना हो गया। तो अब कितना होता है, क्या बाहर पूरा फट जाता है, नहीं, ऐसा होता है इसमें ये रोड पूरा, ये रोड 20 डिग्री हो जाएगा और ये 50 डिग्री हो जाएगा, ऐसा होगा, नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन यस, ये दोनों का टेम्परेचर सिमिलर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सा स्टेट बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम। तो उस टाइम आपका ये जो रिएक्शन हो रहा है नेचुरली वो स्टॉप हो जाता है। ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर भी हो रहा है कि भाई जो भी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर होता है आपके थर्मोमीटर में, वो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा हमारे पास दो कंटेनर वाला एक वेसल है, मैंने इसमें गैस फिलअप किया है। क्या फिलअप किया है, गैस, यहाँ तक होता है वो। अब मैं ये नॉब बंद किया है, तो क्या ये हम बोलते हैं कि भाई स्पीयर 1 में जो गैस है और ये स्पीयर ए और स्पीयर बी, तो स्पीयर ए में जो गैस है वो अभी ये नॉब की वजह से, ये टैप की वजह से बंद है क्योंकि वो उसी में ही है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, टैप को ऑन कर देंगे, ऑन, तो तुरंत ही ये गैस जो है वो अपने आप कहाँ जाता है, दूसरे वेसल में जाता है, मतलब दूसरे स्पीयर में जाता है। मतलब क्या हुआ, कब तक जाता है, पूरा खाली हो जाएगा तब तक जाएगा, नहीं, ये पूरा खाली थोड़ी हो जाता है, ये दोनों का इक्विलिब्रियम सेटल होता है तब तक वो जाता है, फिर अटक जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये भी एक चीज़ है, वो नेचुरली हो रहा है। तो गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो भी एक तरह से स्पॉन्टेनिटी का रिएक्शन होता है। कार्बन जो होता है वो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है क्योंकि नेचुरली जो हमारा कोक होता है वो कोक जलता है और हमें हीट भी मिलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये सारी कुछ कुछ नॉर्मल एग्जांपल हमारे सामने हैं यहाँ पे। तो ये वर्डिंग आप समझोगे, स्पॉन्टेनियसली अकरिंग रिएक्शन जो होते हैं, जनरली नेचुरली जो रिएक्शन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं क्योंकि उसको हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होते हैं। तो दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो तो आपका शायद ओमिटेड टॉपिक है, लेकिन आपको इसको अंडरस्टैंड करना होगा, स्पॉन्टेनिटी क्या है वो समझ में आ गया दोस्तों, आ जाना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पे H2 और O2 है, ये दोनों को आपने क्या किया है, एक कंटेनर में मिक्स करके रख दिया है। क्या होता है दोस्तों, रूम टेम्परेचर पे ये दोनों को रख दिया है, तो क्या ये दोनों में से आपको पानी मिलके बनेगा, तो दोस्तों ये बहुत बहुत स्लो रिएक्शन अपने आप हो रहा है। तो अपने आप हो रहा है तो स्पॉन्टेनिटी है, लेकिन बहुत ही कम प्रोडक्ट मिल रहा है इसके अंदर। तो हम ऐसे देखने के बाद ऐसा पता चल जाता है कि भाई कुछ गैसेस जो होते हैं वो मिक्स तो होते हैं एक दूसरे में, लेकिन रिएक्शन नहीं कर सकते। तो रिएक्शन नहीं करते तो मिक्स होना वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन नहीं करना, अगर उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। चलो दोस्तों समझ में आया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये गैस जो आपने इसमें फिलअप किया है
कंटेनर में, वो अपने आप वेसल ए से वेसल बी में चला जाएगा, कुछ भी किए बिना चला जाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। पूरा गैस जैसे पहले खाली था ना बी, ऐसा पूरा खाली हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, समझ लेना। दूसरी चीज़ कि अब आप ऐसा कुछ भी ना करो और यहाँ पे ये दोनों का टेम्परेचर सिमिलर हो गया था, लेकिन वापस ये जो आपका रॉड ए था और ये रॉड बी है, तो बी के रॉड में से टेम्परेचर निकल के से ए में चला जाए और इसका 20 वापस हो जाए और इसका 50 वापस हो जाए, ऐसा अपने आप होगा? तो नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो एक्स्ट्रा, जो देखो आपका इसके अंदर उसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, बता रहा हूं, देखो दिख रहा है यहाँ पे, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हाँ, having the potential to the proceed without the assistance of the external agency। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो उसमें, टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, प्रेशर नहीं दे रहे हो, या ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हो और रिएक्शन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, हाउएवर इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। ये जो लोग हैं स्पॉन्टेनिटी को तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन रेट कितने में होगा, कितनी स्पीड से होगा, वो स्पॉन्टेनिटी से पता नहीं चल सकता। अनदर एस्पेक्ट of spontaneous reaction of process, as we see that this cannot reverse their direction their own। वो अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? यस, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है सपोज, तो क्या ये टूट के कार्बन और ऑक्सीजन बन जाएगा वापस? तो ऐसा नहीं बनता, नेचुरली ऐसा नहीं बनता। समझ में आया? जैसे एक गैस, दो कंटेनर वाला जो गैस था वो वापस कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं बनता। वी में summarize it as follow: a spontaneous process is an irreversible process। वो कैसी प्रोसेस है? irreversible मतलब कैसी? वो वापस नहीं आती। and may only be reversed by some external energy। अगर आपको ये CO2 में से C+O2 बनाना है तो कुछ न कुछ तरीके से इसकी एक्सटर्नल एजेंसी को यूज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब क्या? एक्सटर्नल बाहर से किसी को बुला के इसको कन्वर्ट करना। कहाँ से बुलाओगे एजेंसी को? तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कुछ भी डाल डाल के आप कुछ भी करके, सॉल्वेंट डालो, कुछ भी करके उसको कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एजेंसी। रेडी? तो ये सिर्फ आपको वर्ड समझना था स्पॉन्टेनिटी का, वो आपने शायद समझ लिया होगा। अब आगे जा रहा है, इस डिक्रीज इन एंथैल्पी इज क्राइटेरियन ऑफ फॉर स्पॉन्टेनिटी। चलो, एंथैल्पी डिक्रीज होती है मतलब कौन सी रिएक्शन दोस्तों? एंथैल्पी डिक्रीज होती है मतलब इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस हो सकती है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या बताया, देखो एग्जांपल में मैं बताता हूं। N2 गैस प्लस H2 गैस, आप सबको पता है NH3 बनता है, अमोनिया, हेबर प्रोसेस। लेकिन इसके अंदर आप Fe कैटलिस्ट यूज करते थे, कुछ टेम्परेचर ले रहे थे, कुछ प्रेशर ले रहे थे, यस और नॉट? लेकिन ये कुछ भी एक्सटर्नल एजेंसी के बिना आपका N2H2 रिएक्ट होके NH3 बनता है, इतना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। ये एंथैल्पी का क्या मीनिंग हो जाएगा कि इनिशियल जो रिएक्टेंट है उनकी एंथैल्पी ज्यादा है, यस और नॉट? मोर
और ये कैसी है प्रोडक्ट की, लेस। यस, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि तभी तो आपको नेगेटिव मिलता है। डेल्टा एच माने को नेगेटिव कब बनता है, एच पी इज लेस देन एच आर, क्योंकि ऐसा होगा तभी ये नेगेटिव मिलेगा ना। यस, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आपका रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो एंथैल्पी एमिट हो जाती है, एमिट क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सिमिलरली H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, बाकी तो बैलेंस किया हुआ है दोस्तों इन्होंने कि नाइट्रोजन एक ही है तो 1/2, हाइड्रोजन 3 है तो 3/2। ओके, नाउ H2Cl2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो दोस्तों इससे क्या पता चला आपको, हाँ, वेरी गुड। तो इससे हमें इतना पता चल जाता है कि भाई H2 प्लस O2 गिव्स H2O के अकॉर्डिंग -285.8 किलो जूल पर मोल, ये एंथैल्पी पर मोल के अकॉर्डिंग इतनी इतनी मिलती है, चेंज हो रही है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये रिएक्शंस जो है वो सारे एक्सोथर्मिक है, तो क्या वो स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, तो यस, the decrease in enthalpy is passing from the reactant to product may be shown for any exothermic reaction on the enthalpy diagram। ये देखो फिगर 6.10, HP की एंथैल्पी है ये, और HR मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, प्रोडक्ट की कम है, ऐसे जाओगे तो इंक्रीज होगी ना एंथैल्पी। यस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन गए, और आपको पता शायद है नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हम ऐसा करते थे, ऐसा एक ग्राफ आता था, लेकिन वो बाद में आप लोग पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये क्या मिल रही है आपको, नेगेटिव। तो डेल्टा आर एच मतलब रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन, मतलब क्या हुआ, इवॉल्व मतलब रिमूव हो रही है, लूज हो रही है। सिमिलर बेसिस पे इंक्रीज इन एंथैल्पी आई, देखो यहाँ पे, दस द पोस्टुलेट दैट ड्राइविंग फोर्स, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स फॉर द केमिकल रिएक्शन में बी ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी साउंड reasonable as the basis of the evidence for far. Now let us examine the following reaction: N2 plus O2 gas, NO2 gas। देखो उसकी एंथैल्पी कैसी मिली आपको, पॉजिटिव। ये कुछ एंथैल्पी वगैरह आपको याद रखना नहीं है, लेकिन समझना इतना है कि एक्सोथर्मिक होगी कुछ रिएक्शंस तो भी ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है, और एंडोथर्मिक होगी तो भी ये स्पॉन्टेनियस। देखो यहाँ पे ग्रेफाइट लिया, सल्फर के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइसल्फाइड CH2 मिल रहा है, उसकी एंथैल्पी भी हमें कितनी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। इसमें एक्सटर्नल एजेंसी नहीं दी है हमने, याद रखना। विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल हियर, और थोड़ा टाइम लगता है ये रिएक्शंस को, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का रेट हमको पता नहीं चलता। बट यहाँ पे ये सारी एजेंसी के अंदर हमने एक भी सारी रिएक्शंस के अंदर किसी भी एजेंसी को हमने यूज़ नहीं किया। दिस रिएक्शंस तो एंडोथर्मिक, क्यों भी एंडोथर्मिक हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक, और एच पी इज ग्रेटर देन एच आर, क्योंकि रिएक्टेंट में जितनी एंथैल्पी होती है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में हो जाती है। ये देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में सपोज 8 थी और प्रोडक्ट में 10 हो गई, तो समझ लो कि यहाँ पे एंथैल्पी एब्जॉर्ब हुई है, और इसीलिए आपका ये ग्राफ भी देख सकते हो आप लोग, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, तो एच आर का एंथैल्पी इज लेस देन एच पी हो जाएगा, और इसके लिए हमें increase the enthalpy by represent the enthalpy diagram as shown this।
चलो रेडी हो गए दोस्तों। Therefore become obvious that while decrease in enthalpy may be contribute factor for the spontaneity, but it is not true for all cases. समझ में आ रहा है? यस, ध्यान में रखना कि भाई डिक्रीज इन एंथैल्पी कंट्रीब्यूट फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी जरूरी है, बट नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस, सारे केसेस के लिए वो सही नहीं होगा। नाउ अनदर वर्ड, एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी, सॉरी। अच्छा, एक वर्ड आया एंट्रोपी, नाम सुना है? एंट्रोपी नाम सुना है दोस्तों? एंट्रोपी। तो दोस्तों एंट्रोपी जो वर्ड है उसका मीनिंग हो जाता है means measure the degree of randomness, randomness। दोस्तों ये रेंडमनेस क्या होता है अब मैं बताता हूँ आपको। अगर हमने ये एक वेसल में गैस फिलअप किया हुआ है और ये दूसरा वेसल है उसमें गैस फिलअप किया है ना? तो दोस्तों अगर आपको मैं आपको पूछ रहा हूं रेंडमनेस किधर ज्यादा है, तो जहां पे क्वांटिटी कम होगी वहां पे अरेंजमेंट अच्छे से होगा, अरेंजमेंट अच्छे से होगा तो रेंडमनेस कम हो जाएगा। तो एंट्रोपी का जो सिंबल है ना वो हम ले रहे हैं कैपिटल एस। एंट्रोपी का सिंबल क्या रहता है? कैपिटल एस, ध्यान में रखना। दूसरी चीज कि भाई सिस्टम के अंदर ये रेगुलर ट्रेंड कितना अच्छा रहता है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी। अगर हम देखेंगे कि ऐसे अरेंजमेंट हुआ है मॉलिक्यूल्स का, अगर यही अरेंजमेंट के अंदर आपको कोई पूछेगा कि ऐसे अरेंजमेंट हुआ है तो कहाँ पे रेंडमनेस ज़्यादा है, तो एक मॉलिक्यूल एक सिस्टम ऐसी है 1 नंबर, 2 नंबर वाली सिस्टम ऐसी है, तो आप लोग बताओ मुझे कि कहाँ पे ऐसे कौन से उसमें रेंडमनेस ज़्यादा लग रहा है। तो सीधी सी बात है नंबर 2 में। तो रेंडमनेस मीन्स एंट्रोपी। तो दोस्तों एंट्रोपी इज मोर इन द सेकंड ऑब्जेक्ट। हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर समझ लो कि भाई 3-3 की बेंचेस होती हैं, जैसे कि इधर देखते हैं हम, सपोज ये क्लासरूम है ना? क्लासरूम के अंदर 3 की बेंचेस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये तीन बच्चे बैठ सके ऐसी बेंच है, तो उसमें 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं, समझ लो क्लासरूम के अंदर। देखो समझ में आया? तो और दूसरा क्लास ऐसा है कि ये 3-3 बच्चों का जो क्लासरूम था
तीन तीन बेंच का, उसके ऊपर 3 बच्चे बैठ सके ऐसा, तो उसमें सपोज 2 ही बच्चे बैठे हैं, कभी एक ही बैठा है, 2 बैठे हैं, 1 2 1 2 ऐसा करके बैठे हैं, तो क्या होगा, रेंडमनेस बढ़ जाएगी। या तो अलग अलग बच्चे बैठे हैं, सपोज ये क्लासरूम के अंदर सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं, कैसे स्टूडेंट है, कितने, 10 स्टूडेंट, तो 3 ये फर्स्ट रो में बैठ जाए, 3 3 3 मतलब 9 स्टूडेंट आ गए, और 10th स्टूडेंट यहाँ पे बैठ जाए। और ऐसा एक क्लासरूम हमने अरेंज किया, और 10th को बोला कि तुम लोग यहाँ से जाओ और अपने किसी भी जगह पे बैठ जाओ, तो एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, एक इधर 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 इधर, ऐसा करके 10 बच्चे कहीं कहीं बैठ गए। तो कहाँ पे रेंडमनेस बढ़ेगा दोस्तों, कहाँ पे बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कि ये रेंडमनेस बढ़ रहा है यहाँ पे, तो एंट्रोपी मतलब एस बढ़ जाएगी, किसके अंदर, क्लासरूम 1 और क्लासरूम 2, तो 2 में बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। चलो, एक वेसल है और भी हमारे पास, अगर वो वेसल को मैं बताऊँ आपको कि मैंने ये एक गैस भी फिलअप किया हुआ है, और ये दूसरे उसी के वेसल को पार्टीशन करके हमने ये स्क्वायर वाला दूसरा गैस फिलअप किया है। अब हम क्या करते हैं, ये पार्टीशन को रिमूव कर लेते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे ये जो था गोल वाले गैस के मॉलिक्यूल अपने आप ही किस में जाते हैं, बगल वाले वेसल में एक्सपांड होते हैं, और ये स्क्वायर वाले भी एक दूसरे में एक्सपांड हो गए। अब मुझे बताओ, पहले यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे उस टाइम जो एंट्रोपी थी, और इसकी एंट्रोपी बढ़ी कि कम हुई, रेंडमनेस बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं ये वेसल में से अगर मॉलिक्यूल गैसियस को निकालता हूँ तो मुझे ऐसे गोल वाले ही मिलेंगे, और इसमें से निकालता हूँ तो मुझे स्क्वायर वाले ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें रेंडमनेस बहुत कम लग रही है, लेकिन यहाँ पे जब मॉलिक्यूल आया तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं, तो इसमें से हम किसी को अलग नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं दोस्तों टेम्परेचर को, चलो एंट्रोपी समझ में आई दोस्तों, एंट्रोपी वर्ड को समझ में आया। एंट्रोपी मीन्स मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, इतना याद रख लो, एंट्रोपी मीन्स, यस, हमारे बॉडी का भी एंट्रोपी होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट शायद वर्ड आया होगा बायोलॉजी में कि ऐसा बॉडी का एंट्रोपी बढ़ जाता है ऐसा। तो दोस्तों कब एंट्रोपी का बात आती है बॉडी के अंदर भी, जब हमारा सिस्टम बॉडी का अच्छे से चल रहा है तो हमारी बॉडी की एंट्रोपी कैसी है, मेंटेन है, लेस है। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, हाँ, कफ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो समझ लो कि हमारे बॉडी के जो सिस्टम है उसमें रेंडमनेस बढ़ गई, और रेंडमनेस बढ़ने से क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो ऐसा ही होती है, जब एंट्रोपी बढ़ती है तो हम बीमार होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ है दोस्तों समझने वाली, ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये मॉलिक्यूल अपने हिसाब से वो घूमते रहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हीट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो एंट्रोपी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। अब ये रूम के अंदर, सुनो भाई, ये रूम के अंदर क्लास 1 के अंदर बच्चे बैठे हैं, मस्त ऐसा ठंड का मौसम है, सुबह सुबह में 7 बजे क्लासरूम में आके बैठ गए, कोई चूँ चाँ नहीं करेगा, क्यों, ठंड लगती है, जम गए हैं सब। लेकिन समर वाले टाइम पे अगर बच्चे 7 o'clock को स्कूल में आते हैं तो उस टाइम इतनी ठंड नहीं होती, तो क्लासरूम में आके क्या करते हैं वो हम सबको पता है,
तो रेंडमनेस किधर ज़्यादा हो गई? समर में, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गई, तो एंट्रोपी बढ़ गई। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल मैं ले लूँ कि अगर यहाँ पे फैन होता है शायद क्लासरूम में, यस और नॉट, तो वो घूम रहा है, तो अगर पावर ऑफ हो जाता है, चला जाता है, तो थोड़ी देर के बाद गर्मी बढ़ जाती है और इसकी वजह से भी क्लासरूम के अंदर घनघनाट स्टार्ट हो जाता है और रैंडमनेस बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई। तो टेम्परेचर इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी एंट्रोपी ज़ीरो हो। एंट्रोपी ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि रैंडमनेस थोड़ा बहुत तो होता ही है, समझ लेना। सर, कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग ऑल्सो एंट्रोपी, ये भी याद रखो। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या है मीनिंग पता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, systematic arrangement of molecule are that in क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्तों, एकदम सिस्टमेटिक होता है। क्रिस्टलाइन का जो है अरेंजमेंट वो सिस्टमेटिक होता है, वो एक के नीचे एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके ही 3D में अरेंजमेंट होता है उसका, फिर भी उसमें रेंडमनेस होती है और फिर भी उसमें एंट्रोपी होती है। अब दोस्तों, साइंटिस्ट लोग तो पागल है, उनको ये सेंटेंस पसंद आ गया। कौन सा? ये वाला, टेम्परेचर बढ़ाओ एंट्रोपी बढ़ाओ। तो उनको ये लगा कि टेम्परेचर घटाओ एंट्रोपी घटाओ। तो ये सोच रहे थे कि सपोज इसकी एंट्रोपी है, लेकिन हम इसका टेम्परेचर क्या करें? डिक्रीज करें, तो एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज ही होती है। टेम्परेचर डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज, ये कॉन्सेप्ट से वो लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ले गए, फिर तो एंट्रोपी जो वही दिखी। थोड़ा सा ठंडा किया 15 डिग्री, तो और एंट्रोपी कम हुई, है ना। फिर फ्रिज में डाल दिया और एंट्रोपी कम हुई, फ्रीजर में डाल दिया और एंट्रोपी कम हुई। -1 to 3 डिग्री फ्रीजर का टेम्परेचर होता है दोस्तों, और भी एंट्रोपी कम हुई, -10 डिग्री सेल्सियस, है ना। कश्मीर शिमला वगैरह में ले गए और कम हुई भाई, तो सियाचिन जैसे उसमें ले गए, -40 तक जा रहा है। और कम हुई तो ऐसा कुछ सॉल्वेंट डाल के, हम ड्राई आइस डाल के उसका टेम्परेचर -78 डिग्री तक ले जा सकते हैं। और कम हो गए, -100 नहीं ले जा सकते, और कम हो गए -150 नहीं ले जा सकते, और कम हो गए तो ये 200 डिग्री सेल्सियस माइनस में चले गए, और कम हो गए 273.50 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, माइनस पे। इट इज़ कॉल्ड अ जीरो केल्विन। नो, आप सबको पता होगा, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर पे उन्होंने लगा कि यस, द टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर every substance, every completely crystalline substance having zero entropy। लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है। ओके दोस्तों, समझ में आया है? तो ये कुछ चीज़ें हैं ऊपर ऊपर से मैंने बता दी है आपको, वो सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। बाकी का जो टॉपिक है, इसके फॉर्मूलास है और उसका एग्जाम्पल है, वो हम कल करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।